हम सब कभी ना कभी उस स्थिति में रहे हैं। आपने सब कुछ सही कहा, सही शब्द चुने, आपका लहजा भी एकदम ठीक था, फिर भी वाओ। बात बिगड़ गई। हाँ। सामने वाला या तो डिफेंसिव हो गया या फिर बातचीत में एक अजीब सी वो खामोशी आ गई। और हम सोचते रह जाते हैं कि आखिर गलती हुई कहाँ, मैंने तो सब सही बोला था। बिल्कुल। और ये सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात होती है, हम्म, क्योंकि जब आपको पता ही ना हो कि गड़बड़ क्या है, तो आप उसे ठीक कैसे करेंगे। हाँ, आप अगली बार और भी बेहतर शब्द चुनते हैं और ज्यादा तैयारी करते हैं, लेकिन नतीजा फिर वही रहता है। फिर वही रहता है। ठीक यही तो आज हमारे पास जो स्रोत है, जिसका शीर्षक है सुंदर संवाद के लिए भीतरी स्पष्टता, वो कहता है कि हम गलत जगह देख रहे हैं। अच्छा। गलती शब्दों में थी ही नहीं, ये एक बहुत बड़ा दावा है। आज इसी की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर समस्या शब्दों में नहीं है तो फिर कहाँ है। और ये एक दिलचस्प खोज होने वाली है, क्योंकि ये हमारे कम्युनिकेशन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। ये हमें बाहरी तकनीकों से हटाकर हमारे अंदर की दुनिया की तरफ ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस आर्टिकल की शुरुआत एक बहुत ही गहरे विचार से होती है कि हमारा जो असली स्व है, यानी हमारा रियल सेल्फ, हाँ। वो कई तरह के बादलों के पीछे छिपा हुआ है। जैसे समाज हमसे क्या चाहता है, हाँ, उम्मीदें। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे पुराने बुरे अनुभव और हमारी खुद की बनाई हुई मान्यताएं कि मैं तो ऐसा ही हूं। ऐसा लगता है जैसे हम पर कई परतें चढ़ी हुई हैं। और ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल बात नहीं है, इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। सही है। जब हम इन परतों से ढके होते हैं तो हम खुद को लेकर ही स्पष्ट नहीं हो पाते। ये एक धुंध की तरह है। हम जानते हैं कि हम हैं, पर हम साफ साफ देख नहीं पाते कि हम कौन हैं या इस पल में हम असल में क्या महसूस कर रहे हैं। एक मिनट, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मतलब मैं थका हुआ हूं, तो मुझे पता है मैं थका हुआ हूं। क्या ये लेख ये कह रहा है कि हम अपनी ही भावनाओं को पहचानने में इतने नाकाबिल हैं? ये मानने में थोड़ा मुश्किल है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ बात नाकाबिल होने की नहीं है, बल्कि हमारी कंडीशनिंग की है। कंडीशनिंग? हाँ, ये स्रोत तर्क देता है कि हम अक्सर अपनी भावनाओं को गलत लेबल देते हैं। जैसे हो सकता है कि काम के दबाव से हम असल में डरे हुए हों, पर हम उसे स्ट्रेस या थकान का नाम देकर खुद को समझा लेते हैं। अच्छा। या हो सकता है कि हम किसी की बात से नाराज हों, पर हम उसे मैं बस अपनी राय दे रहा हूं कहकर छिपा लेते हैं। अच्छा, तो मतलब हम खुद से ही पूरी तरह ईमानदार नहीं हैं। और अगर हम खुद को ही साफ साफ नहीं बता पा रहे कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, तो किसी और से स्पष्ट रूप से कैसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल यही। ये इस पूरी चर्चा का पहला और सबसे बड़ा फाउंडेशन है। जब स्रोत ही साफ नहीं है, तो उससे निकलने वाला पानी भी साफ कैसे हो सकता? ये भीतरी उलझन ही हमारे कम्युनिकेशन की पहली बाधा है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो अगर हमारा स्व इन बादलों में छिपा है, इस धुंध में खोया हुआ है, तो इसे साफ कैसे किया जाए? यहाँ पर यह आर्टिकल आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश की बात करता है। अब ये सुनने में थोड़ा रहस्यमयी और शायद कुछ लोगों के लिए डरावना भी लग सकता है। ये प्रकाश आखिर है क्या? बिल्कुल, ये शब्द थोड़ा भारी लग सकता है, पर इससे किसी धार्मिक नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस लेख के संदर्भ में देखें, तो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश का सीधा सा मतलब है बिना किसी बहाने या बचाव के खुद को पूरी ईमानदारी से देखने की क्षमता। मतलब एक तरह की ब्रूटल ऑनेस्टी अपने साथ। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। वो रोशनी असल में बस यही है, अपने असली इरादे को पहचानना। इरादे को? हाँ, जैसे क्या मैं किसी को सलाह इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी मदद करनी है, या इसलिए कि मुझे खुद को उससे ज्यादा समझदार दिखाना है? क्या मैं सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास है, या इसलिए कि मैं इस झगड़े को बस खत्म करना चाहता हूँ? समझ गया। तो ये प्रकाश एक तरह का सेल्फ ऑडिट टूल है। ये हमें दिखाता है कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं कहाँ से आ रही हैं। ठीक कहा। और इस लेख का मुख्य तर्क यही है कि जब इस रोशनी में हम अपने अंदर की उलझन को देख लेते हैं और उसे साफ कर लेते हैं, तभी हमारा बाहरी संवाद भी साफ और असरदार हो पाता है। भीतरी स्पष्टता ही बाहरी स्पष्टता की नींव है। बिल्कुल। यहाँ पर स्रोत एक बहुत बड़ा दावा कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि अपनी कम्युनिकेशन सुधारने के लिए अंदर से शांत होना अच्छा है। वो कह रहा है कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। बिल्कुल। और यही वो बात है जो इस नजरिए को इतना शक्तिशाली बनाती है। हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है अपनी बातचीत को शब्दों से ठीक करने की कोशिश करना। हाँ,
जबकि असली समस्या शब्दों में नहीं बल्कि हमारे अंदर से आ रही उस अदृश्य ऊर्जा में है। ठीक है, मैं इस कनेक्शन को सैद्धांतिक रूप से समझता हूँ, लेकिन क्या ये हमेशा इतना सीधा होता है? कभी कभी हम अंदर से बहुत परेशान होते हैं, फिर भी काम पे हमें प्रोफेशनल दिखना पड़ता है और हम कामयाब भी होते हैं। तो क्या ये नियम हमेशा लागू होता है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। हम सब ऐसा करते हैं और कुछ हद तक ये जरूरी भी है, लेकिन जो बात यहाँ कही जा रही है वो और भी गहरी है। ये सिर्फ शब्दों के चयन के बारे में नहीं है, बल्कि उन शब्दों के पीछे के भाव के बारे में है। मान लीजिए आप किसी से माफी मांग रहे हैं, लेकिन अंदर से आप अब भी खुद को सही मान रहे हैं। अच्छा। तो आपके शब्द माफ करना होंगे, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों में, आपकी आवाज के हल्के से उतार चढ़ाव में वो प्रतिरोध झलकेगा। और सामने वाला व्यक्ति, चाहे वो चेतन रूप से इसे समझ ना पाए, पर वो उसे महसूस जरूर करता है। उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक यही, हम इंसान शब्दों से ज्यादा वाइब या ऊर्जा को पढ़ते हैं। जब अंदर स्पष्टता और सकारात्मकता होती है तो हमारा समाज स्वाभाविक रूप से साफ और सुंदर हो जाता है। हमें इसके लिए कोई बाहरी तकनीक सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप आता है। वो सहजता और सच्चाई अपने आप आ जाती है, क्योंकि तब आप जो कह रहे होते हैं वही आप महसूस भी कर रहे होते हैं। भीतरी अवस्था ही बाहरी अभिव्यक्ति को तय करती है। हाँ। अब उस स्थिति पर आते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, जहां सब कुछ सही कहने के बाद भी बात बिगड़ जाती है। ये लेख इस पर एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी असहज करने वाली रोशनी डालता है। हाँ, क्योंकि यहीं पर संवाद की सबसे गहरी और सबसे सूक्ष्म परत खुलती है। अच्छा। ये हमें सलाह देता है कि ऐसी स्थिति में हमें अपने शब्दों को दोबारा जांचने के बजाय अपने दृष्टिकोण यानी अपने एटीट्यूड और नजरिए यानी विजन को जांचना चाहिए। हो सकता है शब्द तो सही थे, पर उनके पीछे का इरादा या भाव सही नहीं था। और ये दृष्टिकोण इतना सूक्ष्म हो सकता है कि शायद हमें खुद भी इसका पता न चले। हाँ, और यही बात इसे इतना जटिल और महत्वपूर्ण बनाती है। ये लेख कहता है कि कभी-कभी हमारे अंदर किसी व्यक्ति के लिए हल्की सी अस्वीकृति, थोड़ा असहज भाव या एक तरह का प्रतिरोध होता है। ये इतना सूक्ष्म होता है कि हम चेतन रूप से इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। अच्छा, तो ये जो सटल गैप या सूक्ष्म अंतर की बात हो रही है, क्या ये उन्हीं बादलों का एक छोटा सा हिस्सा है जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी? मतलब किसी के लिए मेरे मन में जो हल्की सी नेगेटिविटी है, वो भी समाज या मेरे पुराने अनुभवों का ही एक बादल है जो मेरे असली खुले स्व को ठकराए। क्या बेहतरीन कनेक्शन जोड़ा है। बिल्कुल यही बात है, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। अच्छा। वो बादल सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, वो ये छोटी छोटी सूक्ष्म भावनाएं भी हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। सोचिए आप एक टीम मीटिंग में हैं, आपका जूनियर एक आइडिया पेश करता है जो ठीक ठाक है, पर आपको लगता है कि आपका आइडिया बेहतर है। आप कहते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है, हम इस पे जरूर विचार करेंगे। शब्द तो एकदम सहयोगी और प्रोफेशनल है। शब्द परफेक्ट है, लेकिन आपके अंदर एक हल्की सी प्रतिस्पर्धा है, एक भाव है कि मेरा आइडिया ही चुना जाना चाहिए। वो आपका एटीट्यूड है। आपका जूनियर आपके शब्द नहीं, आपका वो भाव महसूस करेगा। उसे लगेगा कि उसे सच में सुना नहीं गया। अच्छा। उसे एक अजीब सी डिस्कनेक्ट वाली फीलिंग आएगी। यही वो सटल गैप है। और ये इतना शक्तिशाली है कि ये अच्छे भले शब्दों के असर को भी खत्म कर सकता है। वो हमारे शब्दों को सुन तो रहा है, हाँ, पर उन्हें ग्रहण नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे वो अनकहीं ऊर्जा महसूस हो रही है। जैसे फोन पर बात करते हुए हल्का सा स्टैटिक या खरखराहट हो जो पूरी बातचीत का मजा खराब कर देती है। बहुत अच्छी मिसाल है। ये एक छोटा सा फासला है जो पूरी बातचीत के मायने बदल सकता है। और जब तक हम अपने अंदर झांक कर इस सूक्ष्म भाव को नहीं पहचानते और उसे ठीक नहीं करते, तब तक बाहरी तौर पर हम कितनी भी कोशिश कर लें, संवाद अधूरा ही रहेगा। ये बात तो डराने वाली है। अगर हम ऐसी सूक्ष्म भावनाओं के बारे में जानते ही नहीं हैं, तो हम उन्हें ठीक कैसे कर सकते हैं? क्या हम हमेशा अनजाने में अपनी बातचीत खराब करते रहेंगे? नहीं। क्या इस आर्टिकल में इसका कोई हल बताया गया है? हाँ, और यहीं पर यह चर्चा सबसे व्यावहारिक हो जाती है। इस भीतरी उलझन और इन सूक्ष्म नकारात्मक भावों को साफ करने के लिए ये स्रोत ध्यान यानी मेडिटेशन को एक शक्तिशाली साधन के रूप में प्रस्तुत करता है। ध्यान, ज्यादातर लोग इसे बस रिलैक्स करने या स्ट्रेस कम करने का एक तरीका समझते हैं, लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल एक अलग ही मकसद के लिए बताया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर ध्यान सिर्फ एक आराम करने की तकनीक नहीं है।
अगर हम इसे इस लेख के बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो ध्यान यहाँ एक आंतरिक स्वच्छता उपकरण की तरह काम करता है। आंतरिक स्वच्छता उपकरण। हाँ, जैसे हम रोज नहाकर अपने शरीर को साफ करते हैं या अपने घर की रोज सफाई करते हैं, वैसे ही ध्यान हमारे मन की सफाई का एक तरीका है। तो इसका मतलब है कि अगली बार किसी से मुश्किल बात करने से पहले मुझे सिर्फ अपने पॉइंट्स तैयार नहीं करने हैं, हाँ। बल्कि अपने मन की सफाई भी करनी है। ये तो तैयारी का एक नया ही लेवल है। आप इसे इस तरह देख सकते हैं। ये स्रोत बताता है कि ध्यान हमारे विचारों के ट्रैफिक को शांत करने में मदद करता है। रोज हमारे मन में हजारों विचार आते हैं, जिनमें से कई नकारात्मक या दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं। ध्यान हमें इन विचारों से एक दूरी बनाने में मदद करता है, ताकि हम उन्हें देख सकें और समझ सकें कि ये सिर्फ विचार हैं, ये मैं नहीं हूं। और जो सूक्ष्म अस्वीकृति या प्रतिरोध की हम बात कर रहे थे, ध्यान उसे पहचानने और उसे बदलने में कैसे मदद करता है? जब हम शांत होकर अपने अंदर देखते हैं तो हमें वे सूक्ष्म भावनाएं दिखाई देने लगती हैं, जिन्हें हम रोजमर्रा की भाग-दौड़ में नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा। हमें अचानक एहसास होता है कि अरे, मैं उस व्यक्ति के बारे में असल में ऐसा महसूस करती हूँ, और एक बार जब हम उसे देख लेते हैं, उस पर रोशनी डाल देते हैं, तो हम उसे बदलने पर काम कर सकते हैं। हम खुद से पूछ सकते हैं, ये भावना कहाँ से आ रही है? क्या ये सच है? तो ये एक तरह से अपने मन का डीप क्लीन है। जो धूल मिट्टी कोनों में जम गई है, उसे बाहर निकालना। बिल्कुल। और इस लेख का तर्क है कि जब ये भीतरी सफाई होती है तो बाहरी संवाद अपने आप सकारात्मक और प्रभावी हो जाता है। अपने आप? आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती, ये स्वाभाविक रूप से होता है। आपकी बातों में एक वजन और सच्चाई आ जाती है, जो किसी भी कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग से नहीं आ सकती। तो इसका कुल मतलब ये है कि जब हम अंदर से साफ और स्पष्ट होते हैं तो दूसरों से जुड़ना आसान हो जाता है। हाँ। वो सब कुछ सही कहने के बाद भी बात बिगड़ने वाली स्थिति आनी बंद हो जाती है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो इसमें बताई गई है वो ये है कि सिर्फ हमारे लिए ही दूसरों से जुड़ना आसान नहीं होता, बल्कि दूसरों के लिए भी हमसे जुड़ना आरामदायक हो जाता है। अच्छा। जब कोई व्यक्ति हमसे बात करता है तो उसे वो सूक्ष्म नकारात्मकता की दीवार या वो स्टैटिक महसूस नहीं होता। उसे एक खुलापन और स्वीकृति महसूस होती है। तो संवाद एक तरफा कोशिश नहीं रहता, बल्कि दो तरफा और सहज हो जाता है, एक फ्लो बन जाता है। ठीक यही प्रक्रिया, जैसा कि ये लेख कहता है, हमारे संवाद को स्वच्छ, शांत और सुंदर बना देती है। और ये इस विचार को मजबूत करता है कि सुंदर संवाद कोई बाहरी कला नहीं है जिसे सीखा जाए, बल्कि ये एक आंतरिक अवस्था का स्वाभाविक परिणाम है। सही। जब अंदर शांति होती है तो वो शब्दों में भी झलकती है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि अगर हम अपनी कम्युनिकेशन को सच में बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें सिर्फ बोलने के तरीके या सही शब्द चुनने पर नहीं, बल्कि अपनी भीतरी स्थिति पर काम करना होगा। हमें अपने विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण की नियमित सफाई करनी होगी। ये एक तरह से अपनी नींव को मजबूत करने जैसा है। हम अक्सर इमारत को बाहर से पेंट करने में लगे रहते हैं, जबकि समस्या नींव में होती है। वाह, क्या बात है। अगर नींव मजबूत है तो इमारत अपने आप सुंदर और मजबूत बनेगी। यहाँ नींव हमारी भीतरी स्पष्टता है और इमारत हमारा बाहरी संवाद। और इस स्रोत के अंतिम शब्द जो इस पूरी चर्चा का सार हैं, उन्हें याद रखना चाहिए। When the inside is clear, communication becomes beautiful. जब अंदर स्पष्टता होती है तो संवाद सुंदर हो जाता है। ये एक बहुत शक्तिशाली और उम्मीद देने वाला विचार है। इसका मतलब है कि हमारे पास अपनी बातचीत को बेहतर बनाने की ताकत हमारे ही अंदर है। बिल्कुल। ये चर्चा एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है। इस पूरे लेख में इस बात पर जोर है कि हमारी सूक्ष्म नकारात्मक भावनाएं अनजाने में भी दूसरों तक पहुंच सकती हैं और हमारे संवाद में बाधा डाल सकती हैं। हाँ। तो क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? क्या हमारी अनकही सकारात्मक भावनाएं, जैसे किसी के लिए मन में रखा गया सच्चा सम्मान या शुभकामना, भी उतनी ही शक्तिशाली हो सकती हैं? क्या वे भी बिना कहे उसी ऊर्जा के स्तर पर हमारे संवाद को और सुंदर बना सकती हैं?